अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं अपलोड की थी और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और क्वेरीज़ भी थी जिनको एड्रेस करना था। उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही थी वो H1B के प्रोसेस के ऊपर आ रही थी कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज की जो वीडियो होगी वो H1B के बारे में होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि H1B क्या है और उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। H1B एक यूएस की वर्कर वीज़ा है जिसके थ्रू आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपकी वीज़ा प्रोसेस को इनिशिएट करता है और आपकी जो पिटीशन होती है वो USCIS को भेजता है। उस प्रोसेस के अंदर उसको कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ता है। जब आपके पास यूएस से एक वैलिड जॉब ऑफ़र हो या अगर लेट सपोज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो उनकी हेड ऑफ़िस जो है वो यूएस के अंदर है। लेट सपोज़ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो करंटली कराची के अंदर या लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी हेड ऑफ़िस जो है या कंपनी का ओरिजिन जो होता है वो यूएस बेस्ड कंपनी होती है। तो उस केस के अंदर आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका नाम जो है वो एक लॉटरी के अंदर डालेगा। अब लॉटरी क्या होती है? ईयरली एक नंबर ऑफ रिजर्व्ड वीज़ाज़ होती हैं यूएस के अंदर जो H1B को अलोकेट की जाती हैं। अब लेट सपोज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर अगर हम बात करें 2023 फिस्कल ईयर की, तो एक एग्जांपल के तौर के ऊपर हम ले रहे हैं कि लेट सपोज उस साल यूएस जो है वो 70,000 वीज़ा जो है वो H1B के थ्रू लोगों को यहाँ पे बुलाएगा। तो अब लेट सपोज पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया से इंडिया भी आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, पूरी दुनिया है लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं। तो उसमें से जो एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं वो अराउंड 300,000 है। तो 3 लाख एप्लीकेशन के अंदर तो ऑब्वियसली वो सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, आपका लॉटरी के अंदर नाम रखते हैं। तो अगर लॉटरी के अंदर आपका मतलब प्रोसेस आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है देन आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, लेबर सर्टिफिकेशन आपके लिए मतलब लेगा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से। देन आपके जो है पिटीशन को रेडी करेगा और USCIS के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजेगा। अब इसमें जो टेक्निकल जो डिफ़िकल्टी सबको लगती है वो यही है कि लॉटरी के अंदर नाम आना। तो ये काइंड ऑफ समझो आपको लक बेस्ड ही लगता है कि अगर आपका लक अच्छा है, आपको एम्प्लॉयर भी मिल गया और सेक्स के बाद भी आप बहुत ज़्यादा लकी रहे हो, एम्प्लॉयर ने आपकी पिटीशन जो है वो केस आपका फ़ाइल कर रहा है यूएस के लिए, उसके बाद आप और ज़्यादा लकी रहे हो कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका पिटीशन के अंदर नाम जो दे रहा था वो उसमें आपका नाम भी सिलेक्ट हो गया है। जैसे ही आपका नाम आएगा तो एम्प्लॉयर आपकी पिटीशन जो है वो USCIS को भेजेगा, आपके डॉक्यूमेंट सारे भेजेगा। तो उसके बाद जो है वो प्रोसेस इतना सच इतना मुश्किल नहीं है। तो वो आपका जो केस है वो कुछ टाइम के अंदर USCIS के पास से वो आपका अप्रूवल आ जाता है अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग है। जैसे ही आपकी पिटीशन अप्रूव हो जाएगी देन आप अपनी पिटीशन के बेसिस के ऊपर अपनी होम कंट्री से, लेट सपोज अगर पाकिस्तान में आप बैठे हुए हो करंटली, तो वहाँ से आप उस पिटीशन के बेसिस के ऊपर आप DS-160 फॉर्म को फिल करोगे और अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करके और उसके बाद आप अपनी काउंसलेट के पास जाओगे और वीज़ा इंटरव्यू के अंदर अपीयर होंगे। जैसे ही वीज़ा इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो वो वहाँ पे काउंसलर प्रोसेस के अंदर वीज़ा ऑफिसर आपको बताएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आप इतने दिन के बाद अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं यूएस के लिए। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर ये होती है कि अगर आपका ताल्लुक किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से है, जैसे आप मेडिकल फील्ड से हो या आप एकेडमिया से हैं, टीचिंग से हैं, या आपका NGO से आपका लिंक है, तो आप वहाँ पे लॉटरी वाले फेज़ से आप बच जाते हो। उस केस के अंदर जो लॉटरी होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। कौन से लोगों के लिए? जो आपके नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, या आपकी NGOs वगैरह जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए आप लॉटरी वाले फेज से बच जाते हो। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए सबसे जो बड़ा मसला आपके पास आ रहा होता है वो लॉटरी वाला इशू आ रहा होता है। उसमें ये भी मसला लोगों को आ रहा होता है कि एक बंदा जो होता है वो तीन तीन चार चार डिफरेंट कंपनीज से, कुछ फेक कंपनीज होती हैं उनसे भी रजिस्टर्ड होती हैं जो उसके अंदर, वो उनके थ्रू भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक बंदे का नाम 2 मरतबा आ जाता है और जो लीगल कैंडिडेट होते हैं वो नहीं सिलेक्ट हो पाते। तो कहने का मतलब ये था कि जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका लिंक है, जैसे मेरे केस के अंदर मैं एकेडमिया से हूँ,
तो उसके लिए लॉटरी वाला फेज़ जो है, लॉटरी वाली कंडीशन जो थी वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हुई थी। तो अब मसला आपको क्या आएगा, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपकी H1B पिटीशन को, जो आपके H1B प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और आपके प्रोसेस को मतलब फाइनल तक, एंड तक लेके आपको यहाँ पे बुलाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज अब आप सेकंड कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन आपके पास जॉब ऑफर नहीं है करंटली। तो सबसे पहला काम H1B के लिए, क्योंकि ये वर्कर बेस्ड वीज़ा है, आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूएस के अंदर। लेट सपोज अगर मैं एकेडमिया की बात करूं तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा लिंक्डइन के थ्रू, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी सीवी ड्रॉप करते रहोगे और फिर आप अपने इंटरव्यूज़ वगैरह वहाँ पे देने शुरू करोगे। तो जैसे ही आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं एंड अगर आप लकी रहते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आपको ऑफ़र्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप किसी एम्प्लॉयर के साथ अपनी ऑफ़र फाइनल करते हो तो वो आपको ऑफ़र लेटर देगा। उस ऑफ़र लेटर के बेसिस के ऊपर उस एम्प्लॉयर को एक USCIS को पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसकी अगेन कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं लेबर सर्टिफिकेशन के लिए, वो एम्प्लॉयर ही अप्लाई करेगा। वो उसमें बताएगा कि इस बंदे को हम क्यों हायर कर रहे हैं, कि भाई क्योंकि लेबर सर्टिफिकेशन का काम, लेबर डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि आप किसी US के बंदे का राइट तो नहीं मार रहे हैं। ऐसा ना हो कि US का सिटीज़न बैठा हुआ हो, आप उसकी जगह पे किसी दूसरे कंट्री से एक बंदे को स्पॉन्सर करके आप बुला रहे हो। तो वो सारी चीज़ें उसको, एम्प्लॉयर को उन सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताएगा, आपके इंटरव्यू के बारे में बताएगा, और वो सारा बताएगा कि भाई हमने डिफरेंट इंटरव्यूज़ वहाँ पे लिए थे, उसके अंदर US सिटीजन्स ने भी अप्लाई किया था, लेकिन हमें ये कैंडिडेट जो है वो सूटेबल लगा है। अब उसके लिए मिनिमम वेजेस भी डिफाइंड होते हैं कि भाई इतने वेजेस से कम जो है वो आपको एटलीस्ट बंदे को हायर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ के ऊपर आपके लिए सारा काम ये प्रोसेस करता है। जैसे ही ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, वो आपकी पिटीशन जो है वो USCIS को भेजता है कि भाई इस बंदे को हम फाइनल कर रहे हैं, इसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो एक कंप्लीट पिटीशन समझें, उसके अंदर 60-70 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट आपका वो भेजता है USCIS को। उसके अंदर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही भेजेगा, और उसके अंदर जो भी फ़ीस वगैरह होती है वो आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है। लीगल जो एम्प्लॉयर होते हैं, बहुत सारे आपको फेक कंसल्टेंट्स मिलेंगे, कंसल्टेंसीज़ मिलेंगी, वो US के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, वो आपको कहेंगे कि आपको फ़ीस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी। ये गलत है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एम्प्लॉयर ही फ़ीस पे करता है। अब उसके अंदर कुछ केसेस के अंदर जो रूटीन के अंदर जो पिटीशन का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 to 6 मंथ होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर को जल्दी है, आपको जल्दी में बुलाना है उसको, तो वो आपकी जो पिटीशन होता है वो प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ फाइल करता है। उसके लिए एम्प्लॉयर को अराउंड $2,500 जो है वो एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स कि एम्प्लॉयर आपकी पिटीशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है और कितने अर्जेंटली आपकी वहाँ पे नीड है। तो जैसे ही आपकी पिटीशन अगर USCIS से अप्रूव हो जाती है, देन यू आर गुड टू गो। आपको अपनी जो है DS-160 नॉन इमिग्रेशन वीज़ा फॉर्म जो है वो वेबसाइट के ऊपर फिल करते हो। उसके ऊपर हम एक अगेन दूसरी कोई वीडियो बना लेंगे जिसकी डिटेल के अंदर के ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक मैं अब इस वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई आई गेस। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट्स के अंदर आप पूछेंगे तो आई विल ट्राई टू आंसर इट। मैं अगेन यही कहूँगा, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूँ। मैं जो भी डिटेल्स या नॉलेज जो होती है वो शेयर करता हूँ, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा होता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है, हो सकता है मैं कुछ जगहों पे गलत भी हूँ, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिन जिन फेजेस से मैं गुजरा हूँ। तो ये आप इस तरीके से लेते हो। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको अप्लाई करना है, आप इंडस्ट्री के अंदर, आप जो है एकेडमिया के अंदर, यहाँ पे भी आप अपनी जॉब हंटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, और ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।